नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में आज लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी की सियासी गारंटी की बात होगी। आज पीएम ने कहा कि वो 2024 में फिर से लाल किले से तिरंगा फहराएंगे। इस ऐलान के कई मायने हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण को आखिरी बता रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर छिड़े सियासी युद्ध पर हमने एक खास कुंजी तैयार की है। जम्मू कश्मीर से आज जश्न आजादी की जो तस्वीरें आई हैं वो आपको गर्व का एहसास कराएंगी। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक से आई तिरंगे की तस्वीर बदलते कश्मीर को बयां कर रही है। ये आज जरूर देखिएगा। आज स्वतंत्रता दिवस के जश्न के बीच देश का एक हिस्सा ऐसा है जहां सैलाब की वजह से सिर्फ और सिर्फ मातम है, तबाही है, पीड़ा है। हिमाचल प्रदेश से आई विचलित करने वाली विनाशकारी तस्वीरें आज आपको देखनी होंगी ताकि आप इस दुख को समझ सकें। चंद्रयान 3 हर पल चांद के करीब जा रहा है। 17 अगस्त की तारीख इस मिशन के लिए बेहद अहम है। सवाल है कि क्या 17 अगस्त की अग्नि परीक्षा को पार करेगा चंद्रयान 3? इस दिन क्या होने वाला है यह आपको एक्सपर्ट के जरिए बताएंगे। आज भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के विस्तार की योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 27 अतिरिक्त कोर्ट और 4 रजिस्ट्रार कोर्ट रूम बनाने की योजना है, यानी सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत बनने वाली है। ये एक बड़ा बदलाव होगा। न्यूज मित्रों को एक अपडेट दे दें। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट चोट के कारण एशियन गेम्स में भाग नहीं लेंगे। उनकी जगह स्टैंड बाय खिलाड़ी अंतिम पंघल चीन के हांगजो में होने वाले एशियन गेम्स में जाएंगी। एशियन गेम्स चीन के हांगजो में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होगा। और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक पद्म भूषण बिंदेश्वर पाठक का आज दिल्ली एम्स में निधन हो गया। वो 80 साल के थे। डॉक्टर पाठक को 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा हुआ है। आज दिन भर आपने कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न आजादी की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन सत्ता में सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों की जो आज बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहे हैं, जो आज कुदरत के विकराल क्रोध का सामना कर रहे हैं, जिनका घर, जिनकी जमीन, जिनकी जिंदगी सब कुछ तबाह होने की कगार पर है। आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आज जब आप हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आई सैलाब की हाहाकारी और हैरान करने वाली तस्वीरें देखेंगे तो आपको भी राष्ट्र उत्सव के बीच पहाड़ की पीड़ा का एहसास होगा। सबसे पहले उस वीडियो को देखिए जो शिमला से आया है। इस वीडियो के दृश्य जब आप देखेंगे और लोगों की दुख भरी चीख पुकार सुनेंगे तो मन कांप उठेगा। शिमला के कृष्णानगर में स्लॉटर हाउस में कई घर थे इस स्लॉटर हाउस के साथ में, और भूस्खलन के कारण ये सब के सब एकदम गिरे। इस हादसे में कई लोग मारे गए हों ऐसा और घायल हों, इस तरीके की खबरें अभी आ रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। तो ये 43 सेकंड का वीडियो है जिस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो मौजूद है। एक स्लॉटर हाउस, कई घर वहां पर थे और 43 सेकंड में ये पूरा का पूरा जो घर था, इसके आसपास और जो इमारतें थी वो धराशायी हो गई। एक घर बनाना कितना मुश्किल होता है इसका अंदाजा आप सबको है। जीवन भर की पूंजी लगाकर बनाए गए आशियानों का इस तरह सैलाब में, भूस्खलन में बह जाना, बिखर जाना बड़ा दुखद है। हिमाचल प्रदेश की ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां से लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। जरा सोचिए कि हमारे देश के एक हिस्से के लिए स्वतंत्रता दिवस का कितना हाहाकारी और कितना विनाशकारी ये जो तस्वीर है वो रही है। कैसे राष्ट्रीय पर्व के दिन हिमाचल प्रदेश के लोग दर्द और दहशत में हैं और जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें डराने वाली हैं, द्रवित करने वाली हैं। आज इन तस्वीरों का वजन हर तस्वीर से ज्यादा है, इसलिए आपको सबसे पहले यही तस्वीर हम दिखा रहे हैं। गया 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 स्लेटर गया 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 ओ होई ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਘਰ ਹੱਲੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ओ फ्लैट हाउस भाई
ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश में कुदरत के कोहराम की तस्दीक कर रही हैं। वहां से जो आंकड़े आ रहे हैं वो हैरान और परेशान करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 55 घंटों में लगभग 55 लोगों की मौत हो चुकी है। मतलब औसतन हर घंटे सैलाब एक शख्स की जान ले रहा है। मंडी जिले में सबसे ज्यादा 19, शिमला में 18, सोलन में 10, इसके अलावा सिरमौर, हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा में कई लोगों की मौत हुई है। हिमाचल में 12 में से 11 जिलों में 857 सड़कें बंद हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल शिमला कालका रेलवे लाइन भी समर हिल के पास क्षतिग्रस्त हो गई है। चंडीगढ़ से शिमला जाने वाला हाईवे सोलन के पास बंद है। चंडीगढ़ से मनाली तक जाने वाली हाईवे को कुल्लू तक बंद कर दिया गया है। शिमला बिलासपुर हाईवे, मंडी बिलासपुर हाईवे भी बंद है। इसके अलावा करीब 500 सड़कें बंद की जा चुकी हैं। आपको यहां यह भी बता दें कि सोमवार को शिमला के शिव मंदिर में खौफनाक लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें अब तक 11 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। 15 लोगों के दबे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। सोमवार से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सबसे चिंता की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश पर खतरा अब भी बरकरार है, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अनुमान है। हालात इतने भयानक हो चुके हैं कि जिन पहाड़ों और चट्टानों पर लोगों ने घर बसाया था, अब वही कुदरत के सामने सरेंडर कर रहे हैं। पानी की तेज धार के आगे सेकंडों में जल समाधि ले रहे हैं। ओ भगवान, सभी चालक ध्यान दें, मंडी से पंडोग की सड़क जगह जगह पर बंद होने के कारण 5 दिन के लिए ये रास्ता बंद है। निवेदन है और अपने अपनी गाड़ियों को यहां से वापस ले जाएं। हिमाचल प्रदेश के मंडी से पंडो और आगे कुल्लू जाने के लिए रास्ता बंद है। पुलिस जो ड्राइवर हैं उनको अवेयर कर रही है। आप देखिए हिमाचल पुलिस यहाँ पर पंडो में जहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है, जहाँ पर काफ़ी ट्रक फंसे हुए हैं, वहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट कर रही है। आप देखिए काफ़ी ट्रक जो है आगे फंसे हुए हैं। 10 दिन तक रोड खुलने की संभावना नहीं है, इसलिए सभी चालकों यहाँ से यही बताया जा रहा है कि आप यहाँ से अपनी गाड़ियों को वापस ले जाएं और सुरक्षित स्थानों पर लगाए जाएं। ये जाने का जो रास्ता है वहाँ पर आप देखिए भारी भरकम पत्थर हैं, लैंडस्लाइड हो रखा है। ऐसे में जो लोग हैं वो अपने ज़रूरी काम से अगर आ रहे हैं तो उनको पैदल ही आना पड़ रहा है। पैदल ही 13 किलोमीटर तक ट्रैक करके लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अभी ऐसा नहीं देखा कि इस तरह से फ्लैश फ्लड ने कोई इससे क्षति पहुंचाई हो, तो ये तो कुछ कुदरत की ऐसी बहुत बड़ी मार है। आस है हमें कि भगवान चमत्कार करेगा और हमारे कुलीग जो है ठीक से निकल जाएंगे, सुरक्षित हो। सारे लैंडस्लाइड्स हैं, हमारे काफ़ी सारे रोड्स जो हैं वो क्लोज्ड हैं और कैजुअलिटीज़ की भी हमें काफ़ी अभी रिपोर्ट आ ही रही है। सदर जो सब डिवीज़न है उसमें 10 कैजुअलिटी हुई है, 7 जो टीरी से बता रहे हैं, 1 स्कोर में और 2 7 मील के पास। सारे NH जो मंडी से जुड़ते हैं वो फिलहाल अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम वो सारे के सारे ब्लॉक्ड हैं। सिर्फ लिंक रोड्स हैं जिससे कि आवाजाही हो सकती है। मेरा ये मानना है कि तकरीबन 55 के करीब मृत्यु हो चुकी है। मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। युद्ध स्तर पर रिस्टोरेशन कार्य चालू है। तमाम दुश्वारियों के बीच हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सैलाब में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। शिमला से रेस्क्यू ऑपरेशन की एक लाइव तस्वीर भी सामने आई है। फागली इलाके में कई शेड लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए थे, जिसमें कई लोग फंस गए थे। ऐसे मुश्किल हालात में लोगों को मलबे से निकालने की तस्वीर आप देख सकते हैं। पकड़ उसको, पकड़ एक साइड से, दोनों एक साइड से पकड़ो ना, दोनों एक बाजू पकड़ो और साइड को ले जाओ। नहीं अभी उठ ही नहीं पाएंगे। उसको या तो गोद में उठा के रखना पड़ेगा। हाँ, या ऐसे हो सकता है क्या? उसको पता नहीं।
फ्रैक्चर होगा जहाँ तक हो गया होगा ना, फ्रैक्चर हो गया होगा क्या छोटे पकड़ पकड़ उसको पकड़ एक साइड से दोनों एक साइड से पकड़ो ना, दोनों एक बाजू पकड़ो और साइड को ले जाओ। नहीं तो हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थिति कुछ ऐसी है कि जिन लोगों के घर सैलाब में तबाह हो गए वो अब बेघर हो चुके हैं। वहीं जिनके पास घर बचे हैं वहां भी कुछ घरों में दरारें आ गई हैं। खतरे को देखते हुए कई घरों को लोगों ने खाली कर दिया है। मंडी के मनगाई इलाके में TV9 भारतवर्ष की टीम उन घरों में पहुंची जहां दरारें हैं, दहशत है। मैं इस वक्त मंडी के कॉलेज रोड पर हूँ। यहाँ पर जो मगवाई इलाका है वहाँ पर आप देखिए ये जो पहाड़ है लगातार दरकता जा रहा है। ऊपर जो घर हैं उनको खाली करवाने के निर्देश दिए गए हैं। लोग अपना सामान निकाल रहे हैं और घरों को खाली कर रहे हैं। यहाँ पर एक सड़क होती थी जो पूरी धंस के नीचे आ चुकी है और काफ़ी नुकसान यहाँ पर कुछ घरों को भी हुआ है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं और इस वजह से रिहायशी इलाकों के घरों के ढहने का खतरा भी लगातार बना। इस घर में जो दरारें आई हुई हैं उसकी वजह यह है कि यहाँ नज़दीक ही जो एक पहाड़ी है वो दरक चुकी है, लैंडस्लाइड हुआ है और इस वजह से इन घरों की जो नींव है वो कमज़ोर हो गई है। घरों के गिरने का खतरा बना हुआ है। घरों में दरारें आ गई हैं। कितनी खतरनाक ये दरारें आप देखिए। जो घर की सीढ़ियाँ हैं और घर की जो छत है उसके बीचों बीच यहाँ पर दरारें दिखाई देंगी। आप लोगों ने घर खाली कर दिए? हाँ जी, खाली कर दिया घर। सारा सामान निकाल दिया? सर सामान निकालने का तो अभी टाइम भी नहीं लगा है, बट हम कल साथ पड़ोस के घर में। तो अभी पहले अपनी जान बचा रहे हैं आप लोग? सर अगर जान बचेगी घर तो बन जाएगा दोबारा। जो घर हैं वो नीचे लैंडस्लाइड की वजह से धंस चुके हैं। यहाँ पर एक सड़क होती थी जो कि धंस चुकी है। आप देखिए एक घर का एंट्रेंस जो गेट है वो यहाँ पर लटका हुआ दिखाई दे रहा है और पीछे नीचे तक आप देखेंगे आपको मलबा ही मलबा दिखाई देगा। और साइड में आप देखिए कुछ घर हैं जो कि कभी भी गिर सकते हैं, उनके ऊपर लैंडस्लाइड होकर मलबा आ सकता है। ऊपर जो घर हैं वो भी कभी भी नीचे आ सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर घरों को खाली करवाया गया है। प्रशासन की अपनी लापरवाहियों की वजह से सारे पानी हमारे घरों से ऊपर से सारे पानी डाइवर्ट कुछ लोगों ने कर दिए, कुछ डिपार्टमेंट पहाड़ कमजोर हो गए। पहाड़ पानी सारा इधर को आना शुरू हो गया। तो हिमाचल प्रदेश में इस बार का मानसून तबाही लेकर आया है। हिमाचल प्रदेश में 24 जून से मानसून की बारिश हो रही है। कहीं घर गिर रहे हैं, कहीं सड़कें टूट रही हैं, कहीं पुल पानी में समा रहे हैं, कहीं चट्टानें मौत बनकर पहाड़ से टूट रही हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक बाढ़, बारिश और सैलाब से हिमाचल प्रदेश को करीब 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। PWD यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 2,248 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। जल शक्ति विभाग को 1,668 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि HPSEBL यानी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 1,505 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में मानसून के बाद आई बर्बादी से अब तक 1,376 घर तबाह हो चुके हैं। 7,935 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसके अलावा 270 दुकानें और 2,727 गौशालाओं को नुकसान पहुंचा है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 महीने में 90 लैंडस्लाइड्स हो चुके हैं। 55 फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 1,814 बिजली आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं। 59 वाटर सप्लाई योजनाएं बाधित हुई हैं। चाहे हिमाचल प्रदेश की बात हो या उत्तराखंड की बात हो या फिर मैदानी इलाकों में बाढ़ की विनाश लीला की बात हो, इस साल प्राकृतिक आपदा की वजह से भारी नुकसान हुआ है और इस कुदरत का जो रूप दिखाई दे रहा है वो बहुत ही डराने वाला है। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर गंभीर चिंता जताई। पीएम मोदी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं ने देश के कई हिस्सों में अकल्पनीय संकट पैदा किया। प्रधानमंत्री की ये बात भी सुनी। इस बार प्राकृतिक आपदा ने देश के अनेक हिस्सों में अकल्पनीय संकट पैदा किए। जिन परिवारों ने
इस संकट में सहन किया है, मैं उन सभी परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन सभी संकटों से जल्दी से मुक्त होकर के फिर तेज गति से आगे बढ़ेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। तो न्यूज मित्रों, इस खबर पर अब नजरिया 9 जान लेते हैं। कुल मिलाकर स्वतंत्रता दिवस के दिन भी हिमाचल प्रदेश के दर्द की तस्वीरें लगातार सामने आई। लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ा। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत है। ये दुख एक राज्य के लाखों लोगों का है, इसलिए आजादी का जश्न मनाते हुए हिमाचल के दुख को बिल्कुल भी भूलिएगा मत। ये वीडियो एक बार फिर देखिए और हिमाचल की त्रासदी का अंदाजा लगाइए। तो हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की विनाशकारी तस्वीरों के बाद सत्ता में अब एक ऐसी तस्वीर जो ऐतिहासिक है। ये वो तस्वीर है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा रही थी। लोगों ने सोचना भी छोड़ दिया था कि जम्मू कश्मीर में जश्न आजादी कभी ऐसे भी मनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। ये वो तस्वीर है जो करोड़ों हिंदुस्तानियों को सुकून देने वाली है। करीब 32 साल बाद स्वतंत्रता दिवस पर श्रीनगर से ऐसी तस्वीरें आई हैं जिनमें डर नहीं है, खौफ नहीं है, इस बात की चिंता नहीं है कि कहीं आतंकी हमला हो जाएगा। हाथों में तिरंगा लेकर घर से निकले लोगों को इस बात का डर नहीं कि वो वापस लौटेंगे या नहीं। आप खुद सोचिए कि आखिरी बार आपने श्रीनगर में स्वतंत्रता दिवस पर ऐसी लंबी लाइन कब देखी थी। पुरुषों को तो छोड़ दीजिए, महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में लाइन में खड़ी थी। ये श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें हैं। आज श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में ध्वजारोहण का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष लाइन में खड़े रहे। आसपास सुरक्षा के मामूली इंतजाम थे। स्वतंत्रता दिवस में शामिल होने के लिए महिलाएं भी खुद से पहुंच रही थीं। इनके साथ बच्चे भी थे। इन तस्वीरों में एक अलग सा सुकून था। कहीं किसी के चेहरे पर तनाव नहीं था और ना ही कोई घबराहट थी। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के 4 साल बाद अब फिजा पूरी तरह बदलने लगी है। 1990 के दशक में जिस श्रीनगर में स्वतंत्रता दिवस मनाना एक चुनौती थी, आज वहां बख्शी स्टेडियम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़े ही आन बान शान से आजादी का पर्व बनाया और ध्वजारोहण किया। सिर्फ बख्शी स्टेडियम ही नहीं, लाल चौक पर जश्न आजादी की रौनक है। वो तस्वीर हम आपको आगे दिखाएंगे। पहले आप बख्शी स्टेडियम में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस पर एक छोटी सी रील देखिए, जिसमें आज खुद कश्मीर के लोग आपको बताएंगे कि कैसे कश्मीर बदल रहा है। कश्मीर से बदलाव की महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको सटीक TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ये बदलाव जो है कहीं न कहीं इन बीते कुछ सालों में खासतौर पर धारा 370 से हटने के बाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ा बदलाव है जो हम यहाँ आए और आराम से घूम रहे हैं। बहुत बड़ा बदलाव है। भारत का तिरंगा शान से लहराते हुए चारों तरफ, और इसके बीचों बीच आप देख सकते हैं लोग जो है बड़ी तादाद में इस स्टेडियम में मौजूद है। तो श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के बाद अब बात उस लाल चौक की जिसने आतंकवाद की ऐसी खूनी तस्वीरें देखी हैं जिनसे दशकों तक जम्मू कश्मीर घायल होता रहा है।
लेकिन आतंकवाद के जख्मों को भूलकर लाल चौक अब नए रूप में दिखाई दे रहा है। यहां अब आतंक पसंद नारे नहीं लगते, बल्कि भारत माता की जय के नारे लगते हैं। बदले माहौल में श्रीनगर के लाल चौक पर नए क्लॉक टावर का निर्माण किया गया। कल जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया। आज वहां लोगों की काफी भीड़ थी, जिससे लाल चौक पर भी माहौल खुशनुमा हो गया। लोग घूमने जा रहे हैं, तिरंगे के साथ सेल्फी ले रहे हैं। ये वही लाल चौक है जो पत्थरबाजों का फेवरेट हॉट स्पॉट होता था, जहां हर वक्त सुरक्षा बलों की बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद रहती थी। अब वहां आम लोगों के हर्षोल्लास की सत्ता है। लाल चौक पर तिरंगे वाली लाइटिंग कर दी गई है, जो रात में बेहद खूबसूरत दिखती है। इन तस्वीरों को देखकर यह अनुमान लगाना बहुत आसान है कि अनुच्छेद 370 की जटिल जंजीरों से आजाद लाल चौक अब मुस्कुरा रहा है। इस मुस्कुराहट पर हमने सत्ता के न्यूज मित्रों के लिए एक छोटी सी रील तैयार की है। वो रील देखिए, फिर आपको लाल चौक के इतिहास का रिकैप दिखाएंगे। पहले ऐसा होता था 370 से पहले कि जब इंडिपेंडेंस डे होता था, लोग डरते थे घर से बाहर निकलने में। कश्मीर में शांति बहाल है। कश्मीर के लोग चैन और अमन के साथ रह रहे हैं। तिरंगा को प्रत्येक कश्मीरी, प्रत्येक भारतीय अपने मजबूत कंधों में, मजबूत हाथों में लेकर चल रहा है और पूरे लाल चौक। तो लाल चौक पर तिरंगे की सत्ता के बाद अब बात दिल्ली के लाल किला की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 7:20 पर लाल किला पहुंचे। लाल किले पर प्रधानमंत्री अपने चिर परिचित अंदाज में थे। उन्होंने हर बार की तरह सिर पर साफा बांधा था। इस बार का साफा जोधपुरी बांधनी प्रिंट का था। लाल किला पहुंचने पर यहां सबसे पहले उन्हें सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद उन्होंने लगातार 10वीं बार लाल किला से ध्वजारोहण किया और देश को संबोधित किया। अपने 90 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास से लेकर भविष्य निर्माण पर कुछ बड़े और गहरे संकेत दिए। प्रधानमंत्री के संबोधन में 10 साल का हिसाब, 5 साल के ख्वाब और 1000 साल की बुनियाद थी। मोदी 2.0 के कार्यकाल में लाल किले से दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाषण था, उस पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। इस कार्यकाल का यह भाषण महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस पर अगला भाषण लोकसभा चुनाव के बाद होगा और जो जीतेगा उसे इस जगह पर भाषण करने का मौका मिलेगा। आज 90 मिनट के भाषण के एक एक पॉइंट को डिकोड हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के उनके संबोधन के 5 बड़े पॉइंट्स को देख लेते हैं। पीएम मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में देशवासियों की जगह मेरे परिवारजनों का इस्तेमाल किया। पहले प्रधानमंत्री मेरे देशवासियों बोलते थे। पीएम मोदी ने कहा कि वो 10 साल के कामों का हिसाब देने आए हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से लड़ने की जरूरत बताई। पीएम ने मणिपुर पर कहा कि बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है, देश मणिपुर के साथ है। इन चारों बातों के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने आज वो बात भी कही जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। पीएम ने कहा, अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से देश की उपलब्धियों और विकास को आपके सामने रखूंगा। देशवासियों से पीएम मोदी के इस वादे पर जवाबी हमला भी हुआ। हम उस जवाबी हमले की पूरी कुंजी आपको दिखाएंगे, लेकिन कुछ मिनट में प्रधानमंत्री मोदी के 90 मिनट वाले भाषण के हाइलाइट्स देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन, मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन, आज आजादी का पर्व मना रहे हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये कालखंड अब भारत के भविष्य को गढ़ रहा है। इस कालखंड में जो हम करेंगे, आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। आंख में आंख मिला करके 3 बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण ने भी हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए।
बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब लाल किले से ध्वजारोहण और संबोधन किया तो वो सबसे ज्यादा बार ऐसा करने वाले प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में चौथे स्थान पर आ गए। उनसे पहले जवाहरलाल नेहरू 17 बार, इंदिरा गांधी 16 बार, डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 बार लाल किले से देश को संबोधित कर चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 10वीं बार देश को संबोधित किया और यह ऐलान कर दिया कि 2024 में फिर से लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। अगले साल 15 अगस्त से पहले देश में आम चुनाव है। लाल किले से संबोधन के लिए चुनाव जीतना होगा। आज जिस तरीके से उन्होंने यह ऐलान किया, इससे उनका आत्मविश्वास दिखाई देता है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि पीएम मोदी का यह आखिरी भाषण था, अब देश उन्हें और नहीं सहेगा। जेडीयू ने एक वीडियो जारी करके पीएम मोदी के लाल किले से आखिरी बार झंडा फहराने की बात कही तो नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी अगले साल झंडा फहराएंगे तो जरूर, लेकिन अपने घर पर, लाल किले पर नहीं। अगले साल लाल किले पर कौन झंडा फहराएगा ये तो तय नहीं है, लेकिन अगले साल के नाम पर जुबानी जंग आज खूब हुई है। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। 2024 में फिर मैं झंडा लगाऊंगा, ये सब चीजें कहना ये तो दुरंकार अहंकार की बात है। वो अगले साल फिर झंडा फैलाएंगे, अपने घर के ऊपर फैलाएंगे। अगला बार आप फहरा पाएंगे? नहीं फहरा पाए। तो क्या आज उनका क्या मनाएगा? मोदी जी के आज झंडा अंतिम है उनका, आगे क्या होने वाला है? आगे हम लोग मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की लाल किले पे ये आखिरी स्पीच है। इसके बाद प्रधानमंत्री जी लाल किले जरूर आएंगे, मगर सामने वाली कुर्सियों पे दूसरे प्रधानमंत्रियों को सुनेंगे। It's always nice to live in optimism. अब तो जनता को ही, इस घमंडिया गठबंधन की कांग्रेस ने जनता को ही राक्षस बोल दिया है। अरे देखिए, मोदी जी भारत की जनता को परिवारजन कहते हैं और ये घमंडिया गठबंधन की कांग्रेस पार्टी उनको राक्षस कहती है। तो आप सोचिए जनता किसके साथ जाएगी। वैसे 6 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार यह कहा कि वो चुनाव जीतकर फिर से देश की अगुवाई करेंगे। इससे पहले जब 10 अगस्त को प्रधानमंत्री विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे, तभी उन्होंने कहा था कि जल्द ही देश तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऐसे में 2028 में विपक्ष फिर से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के इस हिस्से के अलावा एक और बड़े मुद्दे पर आज खूब विवाद हुआ। यह विवाद राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़ा हुआ है। लाल किले पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे को शामिल होना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। उनके नाम की पर्ची लगी कुर्सी खाली रही। जब बीजेपी ने इसकी आलोचना की तो जवाब खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। उन्होंने कहा कि उनकी आंखों में कुछ समस्या थी, वो अगर लाल किले जाते तो कांग्रेस कार्यालय समय से नहीं पहुंच पाते, इसलिए वो लाल किले नहीं गए। बीजेपी ने इस पर भी तंज कसा, कहा कि आंख में तो समस्या है ही, लेकिन उन्हें एक परिवार ने कंट्रोल कर लिया है। विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना रवैया, घमंडिया गठबंधन का अहंकार और घमंड एक बार फिर देखने को मिला और लोकतांत्रिक मूल्यों में और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जिनका विश्वास ना हो, देश के साथ जो खड़े ना हो और पहले हर घर तिरंगा अभियान से भी अपने आप को काट लिया। आज जब मोदी जी ने तिरंगा झंडा लहराना था तो वहाँ से भी कन्नी काट ली। ये दिखाता है कांग्रेस अगर सत्ता में हो तो वहाँ आएंगे, नहीं हो तो नहीं आएंगे। ये छोटा दिल और ओछी राजनीति, यही कांग्रेस के पतन का कारण है। मेरे आंखों का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो एक दूसरा क्या है
उस मेरे को घर पर 9:20 को झंडा लगाना एज पर इसके प्रोटोकॉल के हिसाब से। फिर मैं कांग्रेस ऑफिस में आके यहाँ पर भी झंडा फहराना है। तो यहाँ यहाँ पर तो मैं पहुँच ही नहीं सकता था और उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जाने तक दूसरे किसको भी नहीं छोड़ते। अब आजकल फिर वो होम मिनिस्टर को जाने तक फिर नहीं छोड़ते। खड़गे जी, आपकी जो लॉयल्टी है या आपकी जो कमिटमेंट है वो देश को है या आपके जो परिवार में के जो पारिवारिक कंट्रोल है उनको है? किसी ने मेरे को बोला नहीं खड़गे जी इसलिए रेड फोर्ट नहीं आए क्योंकि वो उनके यहाँ कांग्रेस पार्टी की जो लीडर है श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके यहाँ कोई कार्यक्रम था। तो ये तो सवाल का जवाब देना खड़गे जी को पड़ेगा। सत्ता में अब बात करते हैं हिंदुस्तान के उस मिशन की जिसकी कामयाबी का इंतजार सभी देशवासियों को है। उस मिशन का नाम है चंद्रयान 3। स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को तीसरी बार चंद्रयान 3 की ऑर्बिट घटाई गई थी। मतलब ये कि चंद्रयान 3 अब हर गुजरते पल के साथ चंद्रमा के करीब जा रहा है। इसका हर कदम ऐतिहासिक कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें, इस मिशन के लिए अगले कुछ दिन बेहद अहम हैं और इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। इसरो से मिली जानकारी के मुताबिक अब चंद्रयान का ऑर्बिट सर्कुलराइजेशन से फेज शुरू उसका हो चुका है। मतलब ये कि चंद्रयान अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में आना शुरू हो गया है। इसरो 16 अगस्त को सुबह 8:30 बजे अगला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इसमें इसरो के बेंगलुरु स्थित हेडक्वार्टर से वैज्ञानिक जो है वो आगे की जो पूरी रणनीति है उसको शुरू करेंगे, यानी कि उसको पूरा करेंगे। लेकिन इस सब के बीच में हम इस पूरी रणनीति को आपको बता पाते सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है। सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।